Hi everyone, welcome once again to my channel. I am Chotu Ram Saini, currently pursuing MBBS first year student of MRA Medical College, अहमदनगर यूपी। आई होप कि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से चल रही होगी और क्यों ना अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अभी आपको पता भी लगा होगा कि जो कंपटीशन है इस समय कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा। तो कुछ न्यूज आर्टिकल्स की माने तो इस साल 23 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है नीट 2025 को। तो मतलब इतने बच्चे इस नीट में बैठने वाले हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कितना कंपटीशन है, टफ है। तो आपको बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए हुई अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखना है, ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपनी जो बायोलॉजी की जो स्ट्रेटेजी वीडियो थी, मैंने किस तरह से प्रिपरेशन किया था, मैं जो भी बताता हूँ वो मेरा ओपिनियन होता है। मतलब जो मैंने जिस तरह से किया था अपनी लाइफ के अंदर, कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, वो सब मेरा ओपिनियन होता है। ऐसे में वीडियोज मैं लेकर आता रहता हूँ। जैसे बायोलॉजी की मैंने बताया तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स था उस बायोलॉजी वाले जो जो मेरी जो वीडियोस थी। तो आज ऐसे ही मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मिल रही थी मुझे इस केमिस्ट्री को लेकर की, क्योंकि बच्चे है ना रिएक्शन से फंस जाते हैं, तो वहां पर उनकी याद नहीं होती। तो मतलब बच्चे केमिस्ट्री को सब्जेक्ट को काफी अच्छी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है केमिस्ट्री, और मेरी तो फेवरेट सब्जेक्ट थी केमिस्ट्री। कि इसमें क्या आता है, मतलब अगर आपको रिएक्शन याद है, फॉर्मुला याद है, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी इजीली रिवाइज हो जाती है। और जैसे इनऑर्गेनिक का है तो इनऑर्गेनिक अगर आप एनसीईआरटी पे अगर फोकस रखते हैं तो इनऑर्गेनिक इजीली आपको इजीली सोल्व होना शुरू हो जाती है। और इसमें क्या है कि सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बायोलॉजी होती है ना, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम नहीं लगता, कम कम टाइम लगता है, वैसे ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसमें कम टाइम में अपन है ना ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ऐसी एक सब्जेक्ट है ये। तो इसमें देखिए 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबका अलग अलग होता है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली जो रिएक्शन वाला पोर्शन आता है वो आता है, और जो इनऑर्गेनिक का है तो इनऑर्गेनिक के अंदर ब्लॉक केमिस्ट्री आ जाती है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, तो इनसे रिलेटेड चीजें आती है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जिस तरह से फिजिक्स होती है वैसे ही होती है। तो हर एक की मैं वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जो मेजर पॉइंट है, जो चीजें आती है वो रिएक्शन से रिलेटेड आती है। तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि हम रिएक्शन को कैसे देखें, रिएक्शन वाले क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, उनको पता नहीं पाता कर नहीं पाते कि वो ये रिएजेंट देता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो कौन सी एसआर की रिएक्शन होती है उसके अंदर कैसे माइग्रेट करते हैं कार्बोकेटाइन को। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम तब आती है जब हमें जो जीओसी होती है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो नहीं आती है। क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक नॉलेज होता है, उसके अंदर बेसिक चीजें, जैसे कि मान लो एसिडिक ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, कार्बोनाइट स्टेबिलिटी, ये रेजोनेंट इफेक्ट है, एरोमेटिसिटी देखना, ये सब चीजें उसके अंदर गिवन है। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं आएंगे तो वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए जब भी रिएक्शन पढ़ो ना, सबसे पहले जीओसी आनी चाहिए आपको। ऐसे आइसोमेरिज्म हो गई, नोमेनक्लेचर वगैरह हो गया, ये सब चीजें पहले से आनी चाहिए। उसके बाद अगर स्विच करते हैं ना रिएक्शन पे, तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनते ही है ना, आपको नाम पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो इससे क्या है, अपने को अच्छा लगता है कि यार मुझे प्रोडक्ट का पता है कि ये बना गया प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बनाते टाइम है ना, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ अटैक करेगा। तो ये सब चीजें हमें बेसिक नॉलेज सिखाती है, जीओसी सिखाती है, ठीक है। तो अगर जीओसी कंप्लीट होगी तो आप अच्छे से रिएक्शन को याद कर पाएंगे। तो जो बच्चे बोल रहे थे ना कि हमें रिएक्शन याद नहीं होती, तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले वो जीओसी को अच्छे से करो करें। जीओसी अगर कंप्लीट है तो आप इजीली कर लोगे और लॉन्ग टाइम तक रिवाइज रहेगी। और मैं इसके अलावा मैं क्या करता था, इसके अलावा मैं ये था कि मैं साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाता था। जैसे मैं प्रिपरेशन करता था पूरी ईयर के अंदर, तो उसमें क्या था, मैं नोट्स बना लेता था, शॉर्ट नोट्स। जैसे एनसीईआरटी की जो चीज होती है ना, तो ओनली एनसीईआरटी की जो रिएक्शन होती थे उनको शॉर्ट नोट्स लिख लेता था। और जो नेमिंग वाली रिएक्शन होगी, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ना, जब पीवाई की लगाते हैं तो उससे पता लग जाता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो उससे जो भी चैप्टर उठाता था तो उससे जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती थी और जो बार बार रिपीट होती थी एग्जाम के अंदर, तो उनको एक पेज लेता था। आप स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ मैं, और अगर नहीं है तो मैं लास्ट के अंदर आपको मेरे नोट्स दिखाऊंगा कि कैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था रिएक्शन के। तो उसमें एक पेज के अंदर या 2 पेज के अंदर मुश्किल से पूरी रिएक्शन को मैं ले आता था, पूरे एक चैप्टर की रिएक्शन को। तो वो क्या होता है, इजीली रिवाइज कर लेते थे। जैसे टेस्ट होता था तो उसको पहले उसको देख लेते थे, तो इजीली रिवाइज हो जाती पूरी। अगर पहले से अगर अच्छे से रिएक्शन याद है ना, तो अपन को रिकॉल करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको तुरंत रिवाइज हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा लेती है, और रिएक्शन आधा घंटा भी नहीं लेती, तो अपने रिकॉल हो जाती है। और टाइम भी काफी सेव कर पाते हैं इससे, रिवीजन करते हैं तो। और इस समय यही स्ट्रेटेजी अपनाना। जो बच्चे अगर जिन्होंने नोट्स बनाए ना, तो वो चीजें वो नोट्स को रिवाइज करना पहले। उसके बाद है ना, आपके पास टाइम बच रहा है ना, तो जो थ्योरीज है, थ्योरी जो नोट्स है उनको देख लेना ऊपर ऊपर कि हाँ ये चीजें गिवन है। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो सब चीजें ऐसे अपने आंखों के नीचे रहती है कि हाँ ये चीजें गिवन है ऐसे, और वो रिकॉल हो जाती है नोट से भी, ठीक है। तो ये चीजें करोगे तो काफी बेनिफिट होगा इससे। और साथ साथ पीवाईक्यू करते रहना, और टेस्ट पेपर तो आप देते रहोगे पैरेलल के अंदर। और जो भी अगर गलतियां होती है टेस्ट पेपर के अंदर, तो आके देखो एक बार एनसीईआरटी में से, देखो एनसीईआरटी की रिएक्शन ही देखनी है आपको। नोट्स के अंदर अगर इधर उधर की रिएक्शन दिखा रखी है ना सर ने, तो उनको हटा सकते हैं आप। बस जो एनसीईआरटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट गिवन है, जिस तरह से एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, उसी को नोट से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी को जो बच्चे एनसीईआरटी पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है जिन्होंने पढ़ा है। पर अगर वो जो जिन्होंने देखा ही नहीं है, तो मैं उनको कहूंगा कि एटलीस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन की है ना, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, रिएक्शंस वगैरह, उनको एक बार देख लो, ताकि उनसे पता लग जाएगा कि तुम्हें कौन सी रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, क्या याद करना है अपने को, क्या इंटरमीडिएट याद करना है, कौन सी रिएक्शन की इंटरमीडिएट याद करना है। क्योंकि देख लेना नीट के अंदर जो आते हैं, जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो एनसीईआरटी के अंदर गिवन होता है पहले से ही
कि ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो वो वहीं से पूछ लेता है वो इंटरमीडिएट ही। ऐसे-ऐसे रिएक्शन पूछता है ना कि मतलब तुम सोचो कि यार ये तो नोट्स में है ही नहीं, बट वो नोट्स में क्या करते हैं, मैकेनिज्म दिखाते हैं सर। तो मैकेनिज्म है ना उसपे कंसंट्रेट कर नहीं पाते और वही चीज़ें क्या होती है एनसीईआरटी के अंदर ऐसे साइड में लिखी हुई होती है। तो वहीं से क्वेश्चन वो पुट कर लेता है। तो अगर ये ऐसे करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। ये मैंने ऐसे किया था और मैंने देखा भी है ये ट्रेंड जो एनटीए जिस तरह से क्वेश्चन सेट करता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्या है कि थोड़ा मतलब याद करने वाली ज़्यादा चीज़ें होती है, जैसे ऑर्डर हो गए, ये आयनिसन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया, साइज का ऑर्डर हो गया, ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा आती है। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफ़र ये करूँगा कि आप एनसीईआरटी पे फोकस ज़्यादा करिए। ठीक है? इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए। एनसीईआरटी कुछ चैप्टर हैं, उनकी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको। जैसे मैं बताऊँ, केमिकल बॉन्डिंग हुई, पीरियोडिक टेबल हुई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ। ये ऐसे चैप्टर है ना, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, तो समझ नहीं आएँगी पहली बात तो। और अगर समझ में आ गई तो उससे मतलब थोड़ा इधर ऐसा रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते। तो इससे अच्छा है कि आप है ना नोट्स से रिवाइज करें। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग में अगर अच्छे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ तो एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडेशन वाली जो थ्योरी आ जाती है वो आ गई। और जिस तरह से जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, नहीं जो डायपोल मोमेंट है, सॉरी डायपोल मोमेंट निकालना, ये सारे ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं। वो एनसीईआरटी समझना मुश्किल है थोड़ा, तो उसको अगर आप नोट से देखेंगे तो काफी अच्छा कर पाएंगे उससे। तो ये कहूंगा कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए एनसीईआरटी तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को हाईलाइट किया है ना पहले से ही, जो नए हैं तो उनके लिए तो कहूंगा कि वो अवॉइड ही करें, बट जिन्होंने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो एक बार जरूर देख लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पहले तो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी को, है ना। अब इस समय क्या करते हैं, वो अवॉइड ही कर देते हैं कि यार नहीं पढ़ना। बट तुमने तुमने इतनी मेहनत की है ना, उसको हाईलाइट किया है, तो उसको देखने में क्या ज्यादा टाइम लगेगा। हाईलाइट किया है, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको देख लो आप अच्छे से। और उससे क्या होगा, अपने को पता भी लग जाएगा कि ये चीजें ऑर्डर की है एनसीईआरटी के अंदर, तो रिकॉल हो जाती है वो सब चीजें। और दूसरा क्या है कि जो ऑर्डर होते हैं ना, जैसे साइज का ऑर्डर होगा, एनाथेमिक ऑर्डर होगा, ईएन का ऑर्डर होगा, ये गिवन होते हैं ना या नोट्स के अंदर भी। तो उसको साइज को पेज में लिख लिया करो, मतलब एक शॉर्ट नोट्स बना लो इसका भी। तो जो ऑर्डर होते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो जैसे साइज का ऑर्डर, एनाथेमिक ऑर्डर, इनको सबको क्या करना है, आपको एक पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स बना लेना है। तो आके उसको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो रिकॉल करने की जो पावर है ना आपकी बढ़ जाएगी। और ऐसे क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि रिकॉल जल्दी जल्दी करना होता है अपने को, और ये भूल भी जाते हैं अगर बार बार नहीं देखते हैं तो ऐसा करना, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लेना। ऐसा देखिए केमिकल बॉन्डिंग है ना, ऐसा नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग ओनली केमिकल बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसके लिए पूरी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर जाओगे तो वहां पर क्या करेगा, कोई स्ट्रक्चर होगी तो उसका वो पूछ लेगा, हाइब्रिडेशन पूछ लेगा, या कोई भी कुछ भी उसके बारे में पूछ सकता है जो केमिकल बॉन्डिंग अंदर गिवन होगा। तो जैसे अगर पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो अब वहां पर क्या दिया हुआ है, अमोनिया NF3 का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, तो वो कहाँ पढ़ाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाते हैं डायपोल मोमेंट। तो केमिकल बॉन्डिंग पूरा बेस है। ऐसे पीरियोडिक टेबल भी एक बेस है, साइज का ऑर्डर का, आयनिसन एंथैल्पी, ईएन क्या होती है, ऐसे इलेक्ट्रो। तो मैं ऐसे ऐसे कुछ बता सकता हूँ कि तुम्हें है ना एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना, आपको ऐसे पता लगेगा कि यार ऐसे ऐसे लाइन समझ नहीं आएगी एनसीईआरटी, और वो क्वेश्चन बन क्या जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ रखी थी इनऑर्गेनिक की, बट अब लोग है ना थोड़ा बहुत ऐसे ही, वो जो लाइन थी ना वो ऐसे मेरे समझ नहीं आती थी, ऐसा आयनिसन एंथैल्पी से रिलेटेड कोई लाइन थी ऐसी, वो समझ नहीं आती थी, उसी साल क्वेश्चन बन गया था ऐसे। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है, उसको समझते हुए पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एनसीईआरटी जो अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं ना रट्टाफिकेशन वाली, इस तरह से नहीं करना, थोड़ा समझ समझ के करना है, तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, कि फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह होती है, न्यूमेरिकल बेस होती है। तो उसमें थोड़ा अगर स्मार्टली अगर आप अप्रोच लगाएंगे ना, तो काफी अच्छा बेनिफिट होगा। इससे पहले आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मुलाज बनाए होंगे, क्योंकि फॉर्मुलाज में है ना हमेशा, क्योंकि मेरा है ना पास टाइम कम हुआ करता था, तो मैं हमेशा स्मार्ट वे की तरफ चलता था, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेने की करता था, मतलब टाइम कम होने की वजह से। तो ऐसी चीजें मैं फॉलो करता था कि मैं फॉर्मुला लिस्ट बना लिया तो उसको बार बार रिविजन करता रहता था, अगर मेरी थ्योरी क्लियर नहीं होती थी ना। और थ्योरी में भी ये देखना, कुछ चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो चीजें जैसे मैं बताऊं, आइडियल सोल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया, और जैसे एग्जाम्पल होते हैं ना इसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको वहीं पर लिख लो, उसको जो फॉर्मुला लिस्ट बना रहे हो वहीं पर लिख लो, तो वो रिवाइज होती रहती है। तो मैं क्या करता था, उनको रिवाइज कर लेता था ना, तो फिर उसके बाद थ्योरी अगर ना भी पढ़ूँ ना तो मेरा काम हो जाता था। इतना इतना बेनिफिट मिलता था उससे चीजों से, और बहुत मल्टीपल टाइम मैं उसको रिवाइज कर लेता था। तो सब चीजें फॉर्मुला है ना बिल्कुल ऐसे मेरे बिल्कुल याद हो जाते थे, तुरंत रिवाइज हो जाते थे। और जब फॉर्मुला अटेम्प्ट करता था ना, मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो तुरंत फॉर्मुला याद आता था। और ये क्यों होता था, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम उसको याद कर चुका हूँ। और अगर बार बार आप रिवीजन करोगे तो आप जो इजी लेवल की जो चीज होती है ना उसमें ज्यादा फोकस करोगे, और थोड़ी सी अगर चीजें टफ आ गई ना नोट्स के अंदर तो उसको छोड़ देते हो, और फिर वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, तो तुम कहते हो कि मेरे तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हुआ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसे नहीं कि तुम्हें जो नहीं आती ना उस पर भी थोड़ा फोकस क्यों रहो, थोड़ा क्यों, उस पर तो ज्यादा फोकस करना है। आपको जो आती है ना उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, और जो नहीं आती ना उस पर टाइम वेस्ट करना है, ताकि वो सिर्फ चीजें हो जाए। क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है ना पूरी एनसीईआरटी से आ रहा है, मतलब एनसीईआरटी की जो हर एक टॉपिक है ना उसको हर एक को कवर करता है वो। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम इंपॉर्टेंट है। आजकल मुझे लगता है कि जिस तरह से पेपर आना वो इक्वलिटी देता है सब टॉपिक्स को, कभी कहीं से आ जाता है कभी कहीं से आ जाता है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ता वो कि इस टॉपिक से आज वो पूछा नहीं है, मतलब कहीं ना हर साल कहीं ना कहीं कोई दूसरा नया टॉपिक खोजता ही रहता है वो। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी के लिए मैं यही कहूंगा, फिजिकल के लिए आप है ना जिसने पढ़ी है ना और उसने हाईलाइट कर रखी है वो पढ़ सकता है एनसीईआरटी को। बाकी जिसने अभी तक पढ़ी नहीं है
तो मैं पहले ही कहूंगा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है उसमें, क्योंकि वो समझ नहीं आएगी तुम्हारे। और बस जिसने पढ़ी है वो उसने हाईलाइट कर रखा है, उसी को पॉइंट को पढ़ना है। ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल एनसीईआरटी में नहीं करना है, और जिसने की होगी और उसको काफी बेनिफिट इसमें मिलने वाला है।